हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की नई कहानी है माँ तुम ऐसी होती हो। एक भावुक कर देने वाली कहानी। विक्रम बहुत परेशान था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो इस परिस्थिति से कैसे निपटे। वो अपनी माँ को बहुत चाहता था, किंतु उसकी पत्नी और बच्चे उसकी माँ से बहुत दूर भागते थे, क्योंकि उसकी माँ की एक आँख नहीं थी, साथ ही वह कमर से कुबड़ी भी थी। वैसे वह अपना काम सब खुद कर लेती थी, किंतु फिर भी वो विक्रम की पत्नी और बच्चों के लिए हमेशा खटकती है। दादी, आप ऊपर के कमरे में जाओ, मेरे दोस्त आ रहे हैं, विक्रम के बेटे आरव ने बड़ी बेरुखी से कहा। पर बेटा, मैं तो यहाँ बहुत दूर बैठी हूँ, विक्रम की माँ ने बहुत प्यार से कहा। नहीं, आप उनके सामने मत रहो, वो मुझे चिढ़ाते हैं, आरव ने ज़ोर से डांटते हुए कहा। क्या हुआ आरव, क्यों चिल्ला रहे हो? विक्रम की पत्नी मधु ने किचन से ही आवाज़ लगाई। देखो न माँ, ये दादी यहीं ड्राइंग रूम में बैठी है और मेरे दोस्त आ रहे हैं, आरव ने शिकायत भरे लहजे में कहा। माँ जी, आप ऊपर चली जाओ। क्यों, हम लोग को लजाती हो? मधु ने बेटे के पक्ष लेते हुए कहा। बेचारी रामरती चुपचाप उठकर नीचे जीने के सहारे ऊपर जाने लगी। कमर झुकी होने के कारण उन्हें ऊपर चढ़ने में बहुत परेशानी हो रही थी, किंतु वो पूरी ताकत से ऊपर के एक अकेले कोने वाले कमरे में जाकर बैठ गई। विक्रम बगल के कमरे से सब सुन रहा था। उसे कष्ट हो रहा था कि उसकी माँ को अपमानित होना पड़ रहा है, किंतु वो असहाय थी। अगर वो कुछ कहता तो पत्नी और बच्चे उसका विरोध करने लगते। दूसरे उनके तर्क भी सही लगते हैं, क्योंकि वो एक प्रशासनिक अधिकारी था, उसका सामाजिक स्तर बहुत ऊंचा था, उसकी ससुराल भी एक उच्च घराने में थी। अतः वह चुपचाप इस तरह हर दिन अपनी माँ को अपमानित होते देखता रहता था। रात को विक्रम की पत्नी ने कहा, देखो जी, अब कुछ करो। कल कलेक्टर साहब की पत्नी आई थी। माँ जी अपनी देसी धुनधारा में उनसे मिली। मुझे बहुत शर्म आ रही थी बताते हुए कि ये मेरी सास है। मैंने कह दिया दूर की रिश्तेदार है, इलाज कराने आई है। विक्रम को रोना आ गया, किंतु फिर भी वह चुप रहा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अपने बेटे की मन स्थिति को रामरती अच्छी तरह जानती थी और बेटे को कोई कष्ट न हो, इसलिए वो हर बात को चुपचाप सह लेती थी। विक्रम बहुत उदास रहने लगा। एक तरफ परिवार और सामाजिक स्तर पर जीने की प्रतिबद्धता थी, तो दूसरी ओर माँ। आखिर माँ से अपने बेटे की यह हालत नहीं देखी गई। एक दिन उसने अपने बेटे से कहा, विक्रम, बहुत दिन हो गए हैं, मैं अपने गांव जाना चाहती हूँ, मुझे वहाँ पहुँचा दो, मेरा यहाँ मन नहीं लग रहा। किंतु माँ, वहाँ तो कोई नहीं है, तुम्हारी देखभाल कौन करेगा? विक्रम ने आश्चर्य से पूछा। अरे सब गांव वाले तो हैं, और वो तुम्हारे ताऊ ताई भी तो गांव में रहते हैं, और फिर हम सारी व्यवस्थाएं कर आएंगे ना। मधु को तो जैसे मन की मुराद मिल गई हो। हाँ बेटा, बहू सही कह रही है, मधु ने लंबी सांस लेते हुए कहा। विक्रम जानता था कि गांव में माँ की देखभाल करने वाला कोई नहीं है, लेकिन अपनी पत्नी की जिद के कारण वह अपनी माँ को गांव छोड़ने पर विवश हो गया। माँ को गांव छोड़कर आते वक्त उसे रोना आ रहा था तथा अपनी बेबसी पर
गुस्सा भी आ रहा था, किंतु परिवार, पत्नी और समाज ने उसके इस मनोभाव को दबा दिया और वो सुकून सा महसूस करने लगा। कुछ दिनों के बाद उसके चाचा, जो अमेरिका में रहते थे, आने वाले थे। जब विक्रम बहुत छोटा था, उसके पिता जीवित थे, तब वो भारत आए थे और उसके बाद वो अब भारत आने वाले थे। पूरा परिवार और आस पड़ोस बहुत उत्साहित था। अमेरिका से विक्रम के डॉक्टर चाचा आ रहे थे। डॉक्टर रमेश ने जैसे ही घर में कदम रखा, सब ने मिलकर बहुत उत्साह से उनका स्वागत किया। क्यों विक्रम, भाभी नहीं दिख रही है, कहाँ है? डॉक्टर रमेश ने उत्सुकतापूर्वक पूछा। जी वो गांव में रहती है, यहाँ उनका मन नहीं लगा, मधु ने सपाट लहजे में उत्तर दिया। डॉक्टर रमेश ने विक्रम की ओर देखा तो विक्रम ने अपनी आंखें झुका ली। डॉक्टर रमेश सब समझ गए। बोले, कल हम भाभी से मिलने गांव चलेंगे सब लोग। दूसरे दिन सभी लोग गांव के घर में पहुँचे। देखा कि रामरती को बहुत तेज बुखार है और वो पलंग पर असहाय पड़ी है। डॉक्टर रमेश दौड़कर रामरती के पास गए, उनके पैर छूकर रोने लगे। रामरती की ये हालत उनकी कल्पना से परे थी। वाह बेटा विक्रम, तूने तो नाम उजागर कर दिया। अपनी माँ की ये हालत देखकर तुझे तो शर्म भी नहीं आ रही होगी। डॉक्टर रमेश ने विक्रम को लगभग डांटते हुए कहा। नहीं देवर जी, विक्रम का कोई दोष नहीं है, मैं खुद गांव आई थी। रामरती ने अपने बेटे का बचाव किया। मुझे सब पता चल गया है भाभी, आप चुप रहो। क्यों बहू, तुम्हें अपनी सास की कुरूपता पसंद नहीं है? समाज में तुम्हें नीचा देखना पड़ता है ना? डॉक्टर रमेश ने मधु की ओर व्यंग्य से देखा। मधु निरुत्तर होकर विक्रम को देखने लगी। आज तुम जिस सामाजिक स्तर पर हो, वो इन्हीं की संघर्षों की देन है। और बेटा विक्रम, तुम्हें शायद मालूम न हो कि बचपन में जब तुम 2 साल के थे, तब छत से नीचे गिरने के कारण तुम्हारी एक आँख फूट गई थी और तुम्हारी रीढ़ की हड्डी में भी समस्या थी। तब तुम्हारी इस कुरूप माँ ने अपनी एक आँख और अपना बोन मैरो तुम्हें देकर इतना सुंदर स्वरूप दिया था। मधु बेटा, इतने सालों तक संघर्ष करके बेटे को प्रशासनिक अधिकारी बनाने वाली इस संघर्षशील औरत की तुम लोगों ने यह दशा कर दी, तुम्हें ईश्वर कभी माफ़ नहीं करेगा। डॉक्टर रमेश की आंखों से अश्रु जलधारा बह रही थी। अब भाभी, आप मेरे साथ अमेरिका जाएंगी, यहाँ इन स्वार्थी लोगों के बीच नहीं रहेंगी। डॉक्टर रमेश ने रामरती से कहा। विक्रम को तो काटो तो खून नहीं था। डॉक्टर रमेश, जो उसके चाचा थे, उन्होंने जो राज बताया, उसके बाद तो विक्रम को यही लग रहा था कि उससे ज़्यादा पापी इंसान इस दुनिया में कोई और है ही नहीं। वह दौड़ता गया और माँ रामरती के कदमों से लिपट गया। माँ, मेरा अपराध अक्षम्य है, मैं जानबूझकर चुप्पी साधे रहा, आपका अपमान करवाता रहा। अब सिर्फ आप ही उस घर में मेरे साथ रहेंगी और कोई नहीं।
विक्रम ने आग्नेय दृष्टि से अपनी पत्नी और बच्चों को देखा। मधु को भी बहुत पश्चाताप हो रहा था, किंतु उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो रामरती से आंख मिलाए। रामरती ने मधु की मन स्थिति को समझकर उसको पुचकारते हुए अपने पास बुलाया और विक्रम को डांटते हुए कहा, खबरदार, जो मेरी बहू को मुझसे अलग करने की कोशिश की तो तुझे ही घर से बाहर निकाल दूंगी। मधु और बच्चों ने रामरती के पैर पड़ते हुए अपने व्यवहार पर माफ़ी मांगी और माँ के हृदय ने सबको माफ़ कर दिया और रामरती अपने परिवार के साथ वापस शहर लौट आई। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि यह कहानी आपके दिल को ज़रूर छूकर निकली होगी। अगर आप ऐसी और भी कहानियाँ को पढ़ना चाहते हो तो आपको हमारे चैनल पर आपको बहुत सारी कहानियाँ मिलेंगी। फाइनली इस कहानी को पढ़ने के लिए आपका शुक्रिया।